अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। जॉय ऑफ जस्टिस के फोरम से हम आपको वेलकम कर रहे हैं। जॉय ऑफ जस्टिस एक लॉ फर्म और हर जुमे को हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं जिसका आपकी ज़िंदगियों से भी गहरा ताल्लुक़ होता है और कानून में न जानने की वजह से या कम इंफॉर्मेशन की वजह से आप उसके गिरदाब में, उसके चक्रों में, उसकी मुसीबत में फंसे होते हैं। सो जान लेना आपको बहुत सी मुसीबतों से बचने के काबिल बना देता है। और अगर ये इंफॉर्मेशन मुस्तनद हो, बिल्कुल प्रोफेशनल से आपको मिल रही हो, तो नथिंग लाइक इट। जॉय ऑफ जस्टिस के एडवोकेट्स हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और किसी न किसी टॉपिक पर आपको पूरी इन डेप्थ मालूमात देते हैं ताकि आप उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो आपको पता चल जाए कि कहाँ पे आपके लिए कानून में कोई रिमीडियल मेजर्स हैं, कहाँ पे आपके लिए उसमें पनाह है और कहाँ तक आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ताकि कोई मसाइल से आप दो चार ना हो। आज हम बात कर रहे हैं कि अभी तक हम ज़िंदगी में उन कवानीन की बात कर रहे थे जिनका फ़िज़िकल शख्स से इतलाक़ होता है, मगर पिछले 25-30 साल में और ख़ास तौर पे पिछले 10 साल में सोशल मीडिया, इंटरनेट और वर्चुअल जो मीडिया है उस पर बहुत पेशरफ्त हुई है। और सोशल मीडिया यानी समाजी ताल्लुकात में लोग हदूद अपनी पार कर लेते हैं, लोगों को हरासा करते हैं, लोगों के साथ जराइम करते हैं। ये सारी मालूमात के आपके हकूक़ क्या हैं, आज हम उस पर बात करेंगे, यानी साइबर क्राइम के मुतालिक बात करेंगे और साइबर क्राइम की पेचीदगियाँ और उससे पैदा होने वाले मसाइल, उनकी दादरसी और पाकिस्तान में कानून इसमें आपको क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। ये सब बातचीत करने के लिए और सवालात पूछने के लिए हमारे साथ लॉयर्स का पैनल है, यानी कि जॉय ऑफ जस्टिस के एडवोकेट्स का पैनल है। सबसे पहले सीनियर एडवोकेट राना बलीगुर रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपके प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ हैं मिस निदा असलम एडवोकेट और साद सलमान परवेज़ साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं, और बारान ख़ान शेरवानी साहब, थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर जॉइनिंग अस। और इधर हमारे साथ सीनियर काउंसलर हैं नदीम नूर साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस वजीहा नसीर और उनके साथ हैं मिस मनहल ख़ान, दोनों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे विलिंग वेज़ में। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, राना बलीगुर रहमान साहब, साइबर क्राइम, क्या ये जराइम की रेशो जो है, साइबर क्राइम्स की रेशो भी बढ़ रही है? क्या वाकई ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, कोई प्रॉब्लम है, लोगों को जराइम, क्राइम्स और ये जो सारी प्रॉब्लम है ये साइबर वर्ल्ड में पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी तौर पे और पाकिस्तान में कोई ऐसे मरबूत लॉज़ हैं जो कि जिन लोगों को साइबर क्राइम का सामना होता है, या ये जानकारी हासिल होना कि क्या अनजाने में मुझसे तो कोई ऐसी साइबर क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो रही जिस पे मैं दस्तबुर्द में आता हूँ, इस पे ज़रा रोशनी डालिए। सर देखिए, जुर्म जहाँ तक हम बात करते हैं जुर्म की, तो दुनिया में जुर्म जो है हमेशा से होता है। कवानीन बने, कवानीन बहुत अरसे से अगर आप देखें तो तमाम दुनिया में ऐसे जितनी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, कानून बहुत अरसे से प्रिवेल कर रहा है, तब्दील नहीं होता, वक्त के साथ उसको थोड़ा थोड़ा मॉडर्नाइज़ कर लिया जाता है या कुछ उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान में अगर आप कवानीन देखें तो वो 1800 से सन 1800 से चल रहे हैं, दो सदियों से चल रहे हैं। उन्हीं कवानीन में मुख्तलिफ़ औक़ात में तरमीम कर ली जाती है, लेकिन बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं हुआ या उसमें कोई बहुत ज़्यादा तरमीम नहीं हुई, बहुत ही माइनर सी, बहुत ही कम सी तरमीम हुई। लेकिन 80 की दिहाई के बाद और 90 के और फिर 2000 के अंदर जाके जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा, तो दुनिया की एक शक्ल तब्दीली की तरफ चलेगी। बहुत सारे मीडियम्स ऐसे इंट्रोड्यूस हो गए और
आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी का इस्तेमाल जो है, जो रूटीन के अंदर था, वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सिस्टम का उसमें अमल दखल आ गया। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए सब कुछ कर रहे हैं। इंटरनेट के घर बैठे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले आप काम बाहर जाके करते थे आप घर से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बुनियादी तौर पे तब्दील हुई, तो जो हमारे असल में कवानीन मौजूद थे, जैसे पाकिस्तान पीनल कोड है या जो पहले टेलीग्राफ एक्ट और इस तरह के जो कवानीन थे, वो बिल्कुल भी मौजू नहीं थे। ना तो वो अहाता करते थे कि इनमें जराइम क्या है, और ना ही वो आप कह लें कि मुकम्मल तौर पे इसका कुछ सद्देबाब फराहम करते थे। पूरी दुनिया में भी लेजिस्लेशन हुई, पाकिस्तान में 2016 में ख़ास तौर पे इन जराइम को डिफ़ाइन करने के लिए कि आपका कौन सा अमल जो है वो जुर्म के ज़ुमरे में आता है, इसकी तारीफ़ बताई गई। बहुत सारी जुराइम का, बहुत सारे आपके एक्ट्स का अहाता किया गया। यानी कि आप बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होंगे जिसको शायद आप जुर्म नहीं समझते, लेकिन कानूनन वो जुर्म है। लोगों की प्राइवेसी को डिस्क्राइब किया गया, लोगों को बताया गया कि कहाँ पर आपका दायरा इख्तियार है, कहाँ पर आप आगे जाएंगे तो आप जुर्म की हद में दाखिल हो जाएंगे। और जिस तरह क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसलिए इसको करने के लिए 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के नाम के से पाकिस्तान में लेजिस्लेशन की गई। वर्ल्ड वाइड भी लेजिस्लेशन हुई, और इसमें कोलैबोरेशन पूरी दुनिया के साथ है, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है दूसरे ममालिक के साथ इन्हीं जो साइबर क्राइम्स के तहत जो डील करता है, इसी एक्ट के तहत जो है उसको इख्तियार दिया गया कि बाकी ममालिक के साथ करें। बल्कि डेफिनेशन में शामिल किया गया कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर, आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर को जुर्म करते हैं और वो इस जुर्म की तारीफ़ में आता है जो पाकिस्तान का एक्ट है, तो तब भी यही समझा जाएगा पाकिस्तान में रहते हुए आप उस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं और यहाँ पर भी आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो 2016 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इस वक्त जितने भी जराइम जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई अमल दखल होता है, चाहे वो रूटीन के जिस तरह फ्रॉड कह लें या आप कह लें कि पर्सनल ट्रेसपासिंग है, यानी कि किसी की आप डेफेमेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र होगा तो उसका दायरा कार जो है साइबर क्राइम एक्ट के तहत चला जाएगा। ये कवानीन जो हैं सख्त हैं हमारे, या हल्का हाथ रखा हुआ? नहीं, काफ़ी सख्त हाथ रखा गया, कुछ मखसूस किस्म के। ख़ास तौर पे इसमें जो मॉनेटरी यानी कि जो जुर्माने की शरह है वो आपके लिए हैरानकुन होगी। जिस तरह कत्ल की दीयत भी जो है वो इतनी नहीं है जितने इसमें जुर्माने, करोड़ों रुपए के अंदर जुर्माने इसके ऊपर किए गए। अदालत चाहे तो आपको मिलियंस में जुर्माना कर सकती है, रेशो बहुत बढ़ा के रखी गई। जो बाकी आपकी सज़ा की हद तक की बात है तो उसमें भी काफ़ी सख्त सज़ाएँ दी गई जराइम के हिसाब से कि एक जुर्म कितना संगीन है उसी तरह से उसकी सज़ा मुकर्रर की गई। साइबर क्राइम्स को अलग कोई कोर्ट्स हैंडल करते हैं और साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कोई अलग पुलिस करती है? जी बिल्कुल, इसके लिए जो ये फेडरल लॉ है, यानी कि जो फेडरेशन की तरफ से, जिसको अब नेशनल असम्बली कहते हैं, उसकी तरफ से पास किया गया, प्रेसिडेंट के अप्रूवल हुआ, और इसके अंदर जो है वो जो फेडरल एजेंसी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA जो है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी मुकर्रर हुई, और इन कंसल्टेशन विद दी चीफ जस्टिस ऑफ एवरी प्रोविंस इसके तहत जो है जुडिशल ऑफिसर्स मुकर्रर किए जाते हैं। आमतौर पे जिस तरह फेडरल कोर्ट्स कहा जाता है उनको, और जो सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऑफिसर्स होते हैं उनको डिप्यूट किया जाता है, तो वो सेंट्रल जजेस के तौर पे जाने जाते हैं। ये जुराइम जो है सेंट्रल जजेस की कोर्ट में इनकी हियरिंग होती है। वो एक्सपीरियंस के साथ ज़ाहिरी बात है कि फिर बेहतर तरीके से इसे हैंडल करते हैं, और डेडिकेटेड कोर्ट्स इसके लिए मुकर्रर की गई। थैंक यू सर। अगर कोई शख्स ड्यू परमिशंस के बगैर किसी कंप्यूटर में या इंफॉर्मेशन सिस्टम में मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करे, टेम्परिंग करे, तो क्या ये भी कोई ऑफेंस है? ऑफेंस है, और इस ऑफेंस को हम दो चीज़ों में हम डिवाइड कर देते हैं। अगर तो किसी के सिस्टम की इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा रहा है या ट्रांसमिशन की जा रही है उसकी, या उस डेटा के साथ कुछ इंटरफेरेंस की जा रही है और उसको डैमेज किया जा रहा है, तो ये हम एक साइड पर देखते हैं कि एक नॉर्मल रूटीन में अगर कोई भी किसी भी आम डेटा के साथ अगर छेड़खानी की जा रही है तो उसकी सज़ा ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से 5 ईयर्स तक है, डिपेंडिंग ऑन द एक्ट। कि अगर आप सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी 3 ईयर्स की सज़ा है और 50,000 तक का जुर्माना है। फिर अगर आप ट्रांसमिशन में चले जाते हैं तो उसकी 1 लाख तक की जुर्माना है और उसका 6 मंथ्स जो है वो सज़ा है, 3 मंथ्स उसका है, 6 मंथ्स है। और अगर आप उसको डैमेज में ले जाते हैं तो वो 5 लाख तक उसकी जो है वो फ़ाइन जो है वो चला एक्सीड कर जाता है।
और अगर ये छेड़खानी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के साथ होती है, जैसे हमारे नेशनल हाईवेज़ के जो अथॉरिटीज़ हैं, या किसी भी हॉस्पिटल का कोई डेटा है जिसमें लाइफ कैजुअलिटी का खदशा आ जाता है, तो उसकी सज़ा की रेशो और फ़ाइन की रेशो बहुत बढ़ जाती है। जैसे उसकी सज़ा जो है वो ईयर्स में 3 years to 7 years तक एक्सटेंड हो जाती है, और 1 million से 10 million तक का फ़ाइन उसके ऊपर जो है वो पड़ सकता है। और इट्स सज़ा प्लस फ़ाइन दोनों बोथ भी डिपेंड करता है कि जुर्म की नौइयत और उसकी कैजुअलिटीज़ या डैमेजेस कितने हैं, तो वो कोर्ट की और ये भी ज़रा वाज़े कर दें कि जब हम कंप्यूटर्स का जिक्र करते हैं तो मोबाइल फ़ोन भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जी बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, या आपका पर्सनल डेटा, हार्ड ड्राइव्स, एनीथिंग। यूएसबीज़ वो भी कॉम्पैक्ट डिस्क में पड़ा है आपका, टैबलेट्स की फॉर्म, टैबलेट्स में, आईपैड्स में, किसी भी चीज़ में हो सकता है। कोई भी ऐसी डिवाइस हो कि इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को रिप्रोड्यूस कर सकती है, फॉरवर्ड कर सकती है, कोई भी डिवाइस है, वो तमाम की तमाम इसी में इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन में फॉलो होने करती है। बाकायदा तौर पे कानून में इसको डिफ़ाइन किया गया कि कोई भी ऐसा गैजेट जो है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करते हैं, जिससे आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसमें सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो सारी इसी डेफिनेशन में फॉलो करेंगे। जी जनाब, साथ साथ को बीच में गला भी ख़राब है मगर तबीयत भी नासाज थी, उसके बावजूद आप हमारे साथ हैं, तो फील फ्री इफ़ यू रोके, अगर आपका गला ठीक है तो जवाब दीजिएगा प्लीज़। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी किसे कहते हैं, और जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उसके नतीजे में जो माली नुकसानात होते हैं, क्या उसके लिए भी कोई लीगल जो भी पॉलिसीज़ हैं वो मौजूद हैं? बिल्कुल इस तरह के देखें, आपको अक्सर लोगों के फ़ोन आते होंगे जिसमें वो पूछते हैं कि जी आप अपना एटीएम पिन बताएं, और हम लोग अक्सर अब सुनने में आया कि जी हमारे एटीएम हैक्स हो गए हैं और उसमें से पैसे निकाल लिए गए हैं। तो वो यूजुअली यही फ्रॉड होता है कि वो आपको कॉल की जाती है, और बैंक्स हमेशा आप देखे होंगे पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी आते हैं, और साथ टीवी पे भी दिखाया जाता है कि आप कभी भी अपना एटीएम पिन किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि हम लोग पहले होता था कि किसी ने भी फ़ोन किया, हमने नहीं देखा कि वो बैंक का नुमाइंदा है या नहीं, क्योंकि बैंक वाले आपसे इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मांगते। इस तरह की लोग होते हैं जो आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी अपना एटीएम पिन बता दें, हम बता देते हैं, और वो फिर आपके अमाउंट जो है वो बैंक में से निकलवा लेते हैं, जिस तरह भी वो इस तरह का होता है। और उसके अलावा ये है कि इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस, सज़ा भी है और फ़ाइन भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी है ये क्या चीज़? सर इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी यही जिस तरह आप मैं बता रहा था अभी कि एटीएम पिन्स हैक हो गए हैं, और सर इसके अंदर ये है कि आप फोर्ज करते हैं, जो आपके पास डेटा है, आपका अपना इंटाइटलमेंट है या आपकी अपनी जो शनाख्त है, आप उसे फोर्ज कर देते हैं, आप कुछ और बन जाते हैं। मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ, वो तुम हो के जो फ्रॉड किया जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी में लेके आया जाता है। और इसके जो माली जो नुकसानात होते हैं, जहाँ पे सज़ाएं सजेस्ट की गई हैं इस कानून के अंदर, अगर कानून ये भी कहता है कि अगर किसी को माली नुकसान हो गया, कोई डैमेज हो गया है, तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है, कोर्ट की ये सवाबदीदी है कि उसे कंपनसेट भी किया जाए मॉनेटरी तौर पर, क्योंकि फ़ाइन जो मुतासरा शख्स है उसके पास नहीं आना। ये जुर्म है और जुर्म की सज़ा है, सज़ा किसने देनी है? कोर्ट ने देनी है, और सज़ा देना किसका काम है? स्टेट का काम है। तो जो फ़ाइन आएगा वो हमारे पास या किसी मुतासरा शख्स के पास नहीं जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास या स्टेट के पास जाएगा, वो स्टेट के ख़जानों में जमा होता है। लेकिन कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन है प्राइवेट बंदे को अकोमोडेट करना कि जो आपकी हक तलफी हुई है, जो आपका नुकसान हुआ है, उसको तलाफ़ी उसकी की जाए। तो ये भी इसके अंदर इस कानून के अंदर प्रोवाइड किया गया है। फ़िरका वारदियत से मुतालिक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आए या फ़िरका वारदियत के ज़रिए फ़रोग़ दिया जाए, तो क्या कानून इन तमाम फसादात की रोकथाम का तरीका बताता है? देखें, क्योंकि ये अब वो दौर नहीं है कि जो सन 2000 के अंदर चल रहा था। अब इंटरनेट बहुत प्रिवेलिंग है, पूरी दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो उसकी रसाई हमारे तक नहीं है, बल्कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी जितनी होती हैं वो कहीं और बैठ के हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे इंटाइसमेंट की बात है, इंतशार की बात है कि अगर आप अक्सर फेसबुक के ऊपर देखते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि किसी सेक्ट के ऊपर बिला वजह तनकीद हो रही होती है, किसी सेक्ट के बारे में कहा जा रहा होता है कि इसने नामूसे रिसालत कर दी या कुछ भी कर दिया है, तो वो आप जो फ़िरका वारियत को फ़रोग़ दे रहे हैं, ये कानून इसे जुर्म के ज़ुमरे में लेके आता है। ना सिर्फ ये, अगर आप किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ हेट
कोई नफ़रत अंगेज़ स्पीच तैयार करते हैं या कोई ऐसा मवाद तैयार करते हैं तो वो भी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। और ये वाहिद जुर्म है जिसकी सज़ा 14 साल है। इस कानून के अंदर ये वाहिद जुर्म है जिसकी सज़ा 14 साल है, मतलब कि ये इतना ग्रेव ऑफेंस है। वैसे भी हमारे ATA बना हुआ है, एंटी टेररिज्म एक्ट बना हुआ है, वो उस चीज़ को देख रहा है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको फ़रोग देना, ऐसी कोई पोस्ट लगाना जिससे लोगों में इंतशार फैले, और किसी ने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की है और कोई शख्स उसको ग्लोरीफाई करता है, उसकी सताइश करता है, तो वो भी जुर्म करार दिया गया है इसके अंदर। तो जितना भी अगर आपने ये सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये अगर आप थ्रू कंप्यूटर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से करेंगे, वारियत वाली एक्टिविटी है जी फैलाना जी या इन्फ्लेमेटरी स्पीच जो है, जी सर, ये टेररिज्म के एक्ट के अंदर? हाँ जी, ये इधर जो इसको जुर्म बनाया गया, मैं टेररिज्म के एक्ट के नहीं, वो ATA डील कर रहा है कि कौन कौन सी एंटी टेररिज्म एक्ट डील कर रहा है कि कौन कौन सी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स देख रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ जो मैंने बताई हैं कि ग्लोरीफाई करना या इंतशार फैलाना, या कोई आप ऐसी पोस्ट लगा देते हैं जिससे लोगों में एक खौफ व हिरासा पैदा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, एक टेरर पैदा हो जाता है, तो वो भी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। लेकिन इसके अंदर इसमें और इस कानून में और एंटी टेररिज्म एक्ट में मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, कि ये जो आप इंतशार फैला रहे हैं ये किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से फैला रहे हैं। आप पम्फलेट्स लगा लेते हैं, वो इस जुमरे में नहीं आएगा, वो और चीज़ है। लेकिन यहाँ आप हेट स्पीच कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, आप फेसबुक के अक्सर पोस्ट देख रहे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट लगाई होती हैं, लोगों के अंदर इंतशार वो पैदा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों में नफरत पैदा हो जाती है किसी खास फिरके से रिलेटेड, तो उसको जुर्म बनाया गया है। ज़्यादातर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, हम जो दिल में है जो बात है वो कह सकते हैं। मगर ये जो जिस तरह आप बता रहे हैं बहुत सी चीज़ें जो हैं ये उसके अगेंस्ट जा रही हैं। सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ये बहुत गलत परसेप्शन है हमारे यहाँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वो एब्सोल्यूट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। यूरोप में इवन हाँ जो फ्रांस का वाक़या था जिसमें किसी ने मुसलमानों के या नामूस रसालत का जो मसला था, तो वो कहते हैं जी हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सर अगर हम आइन को देखें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, या UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को देखें, जो हमारा ह्यूमन राइट्स का चार्टर है जिसको तमाम ममालिक ने, तकरीबन तमाम ममालिक ने रेटिफाई किया हुआ है, उसके अंदर ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्वालिफाइड राइट है। आप किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, किसी को डिफेम नहीं करेंगे, कोई हेट्रेड नहीं फैलाएंगे जिससे जो अमनो अमान की सिचुएशन है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो ये क्वालिफाइड राइट है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और हमेशा से दिफा में यही बोला जाता है कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये ऐसा नहीं है। हमें आइन पढ़ना चाहिए, आइन के अंदर जो दिए गए हकूक़ हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, और उनके अंदर जो एक्सेप्शंस बनाई गई हैं, जो सब्जेक्शंस बनाई गई हैं कि इसमें आपने नहीं जाना, इसमें आपने नहीं जाना, ये नहीं करना, उनको भी उसी तरह ही फॉलो करना चाहिए जिस तरह हम राइट को क्लेम कर रहे होते हैं। एक जनरल सा सवाल है कि साइबर क्राइम को लेकर के पाकिस्तान में कोई अभी तक ऐसी ठोस सज़ा हुई जो मीडिया में भी आई हो, जिसको हम कह सकें कि कोई जो है उसको बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया? सर अभी हमारे यहाँ फेसबुक के ऊपर जाली प्रोफाइल्स बना ली जाती हैं, तो फैसला उस तरह से तो नहीं आया कि सज़ा दे दी गई हो, लेकिन बेल की हद तक, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको जो फॉलो अप दिया जाता है वो बेल की हद तक दिया जाता है। बेल मिल गई, ज़मानत मिल गई तो बंदा, लोग ये समझते हैं कि बंदा बरी हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन जुराइम में आपको ज़मानत ईजीली नहीं मिलती। अगर आप साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं, आप साइबर टेररिज्म कर रहे हैं, स्टॉकिंग के बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे, ये वो जराइम हैं जिनके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इसके अंदर आपको इजीली ज़मानत नहीं मिलती। और इनकी, मैंने तभी आपको कहा, साइबर टेररिज्म जो है उसके अंदर 14 साल सज़ा दी गई है। ये तो आप इंटाइस कर रहे हैं लोगों को, आप ये नहीं है कि खुद टेररिस्ट कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप लोगों को इंटाइस कर रहे हैं, उनके जो जज्बात हैं आप उनको उजागर कर रहे हैं, उसके लिए 14 साल सज़ा का तयन किया गया है। तो ये कसूर वाला केस था, उसका कोई निशान इबरत बनाया गया उसको? सर बिल्कुल उसको ट्रायल किया गया, लेकिन बेसिकली बात ये है कि आपने प्रूफ करना है। तो एलिगेशन है ना, एलिगेशन की बुनियाद पे आप किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते, मुलजम तो वो बन गया, उसके बाद वो प्रूव करेंगे। अब देखना ये है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कानून ने बताया प्रूव करने का एक तरीका दिया, उसके मुताबिक आप प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली उसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस उस पाए की नहीं थी कि वो मुलजमान को सज़ा हो सकती,
और जो बात अभी आप पहले कह रहे थे टेररिज्म की हद तक, तो वो टेररिज्म वाली बात ये है कि वो जॉइंट ड्यूल ज्यूरिसडिक्शन उसकी आ जाती है उसके अंदर। वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ही वो केसेस जो हैं वो ट्राई हुए, लेकिन वो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जुर्म साबित नहीं हो सका। इस हद तक कि एक तो उनके पोजेशन इस्टेब्लिश नहीं हो सका था, दूसरा ये है कि उनके अंदर उनके फ़ोटोग्राफ्स नहीं थी कि जिससे पता चलता वो विक्टिम तो थे जो, लेकिन जो ऑफेंडर्स थे वो उस तरह से सामने नहीं आए, जिसकी वजह से वो केस प्रूव नहीं हो सका। तो हर केस को उसके अपने मेरिट्स पे ही चलना होता है। आपकी सिर्फ जुर्म की संगीनी की बुनियाद के ऊपर आप किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। पूरा उसको मौका दिया जाता है कि वो अपना इनोसेंस प्रूव करे। अगर वो प्रूव करता है तो फिर वो बरी हो जाता है। वो बरी तो हो गया, और जो बात आप कह रहे हैं सज़ा भी हुई है, बल्कि इसमें सज़ा देना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि आप किसी पे एलिगेशन लगाते हैं कि जी इसने वहाँ पर खड़े होकर के हेट स्पीच दी है, तो वो तो एक आप ओरल एविडेंस से प्रूव करेंगे। आपने इल्ज़ाम लगा दिया, वो कह रहे हैं मैंने नहीं किया, आप कह रहे हैं इसने किया, आपके पास नहीं है। यहाँ पर तो लोग जो करते हैं उसका सबूत तो सामने पड़ा होता है। तो अगर आप अपनी वॉल के साथ कुछ कर रहे हैं, ऐसी छेड़छाड़, आप गलत कुछ अपलोड कर रहे हैं, तो वो तो आपका आसान है बहुत उसको प्रूव करना। तो वो लोग इसमें फंसे, फुटप्रिंट्स जो हैं वो आप तक पॉइंट आउट कर देंगे। जी बिल्कुल, तो वो बिल्कुल सजाएं हुई हैं। रिसेंटली जो है फेसबुक के ऊपर गलत मवाद जो है अपलोड करने के ब्लास्फेमी लॉज और दूसरे जो हैं इसमें सज़ा दी गई है। कुछ जो बड़ी मोअज़्ज़िज़ हस्तियाँ उनकी तस्दीक की गई, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट तक उनकी सज़ा बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। वो टाइम के साथ अपने अपने चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ा नरम हाथ रखा गया, सिर्फ कानून बना दिया और उसका फॉलोअप नहीं है। बहुत सख्ती से निपटा जा रहा है इसको। लीजिए ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और फिर पलट के आते हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आज फिर पी कर आया? नहीं तो इन बच्चों का ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है।
नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक। मलिकुर रहमान साहब, अभी जो हम बैंकिंग की बात कर रहे थे और हम फेसबुक की बात कर रहे थे, ये जो आइडेंटिटी है, मसलन फेसबुक पे भी हर शख्स की एक आइडेंटिटी होती है। उसके बाद सिम जो हम निकालते हैं उस पे भी एक नाम होता है, और सिम जो है उसके साथ आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी जुड़ा होता है। क्या किसी की शनाख्त जो है उसको चोरी भी किया जा सकता है? कोई इसके ख़िलाफ़ प्राइवेसी लॉज हैं, प्रोटेक्शन है, और इससे इसका शिकार क्या लोग होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं सर। अगर आपने देखा होगा तो अक्सर लोग जो ख़वातीन की आईडी के साथ फेसबुक के ऊपर मौजूद होते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर है या आपकी ही किसी मशहूर शख्सियत के साथ होता है, उनके उन्होंने फेक अकाउंट्स बनाए होते हैं और उनकी बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो जराइम हैं इनका हाथा इस कानून के अंदर किया गया। इससे पहले ये कोई इसके लिए कोई रेमेडी मौजूद नहीं थी, कानूनन ये जुर्म नहीं था, लेकिन इस एक्ट के बाद इसको एक कानूनन जुर्म बना दिया गया। अब अगर आप किसी का नाम, किसी की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं फेसबुक के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, तो ये जुर्म है। आपको इससे ख़बरदार रहना चाहिए। ये एक वो रूटीन है कि जो हम तौर पे मजाकन ही लोग कर रहे होते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि काफ़ी संगीन जुर्म है। 3 साल तक सज़ा का सामना इसमें करना पड़ सकता है जी। प्लस आपने दूसरा जो सिम्स के हवाले से पूछा, तो अब से कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला था कि लोग जो है फेक सिम्स यूज़ कर रहे थे, लोगों के अपने नाम के ऊपर कनेक्शन है, इवन के बायोमेट्रिक कर दिया गया, उसके बावजूद भी लोगों ने इसके रास्ते निकाल लिए गए। तो इस कानून के अंदर अब उसको भी जुर्म बना दिया गया। अगर आप किसी को फेक सिम सेल करते हैं, मतलब जो ख़ास तौर पे डीलर हजरात, मसलन आप किसी के पास गए हैं, अब कानून जिस तरह आपको मालूम है, आप सिम हासिल करने के लिए आपको बायोमेट्रिकली उसको मशीन के ऊपर वेरीफाई करवाना पड़ता है। एक शख्स कितनी सिम्स रख सकता है? 5। अब होता क्या है कि जो सादा लोग अफराद, जिस तरह मजदूर तबका, ये कुछ पढ़ा लिखा तबका नहीं है, वो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो मैंने फ्रॉड ऑब्जर्व किया कि वो उनको कहेंगे 2 दफ़ा अंगूठा लगवा लेंगे, एक तो उसकी सिम निकाल दी, एक साथ जाली कनेक्शन बना दिया। वो जाली कनेक्शन जो लोग जिन्होंने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करनी होती है थ्रू सिम्स के, उनको बड़े महंगे दामों बेचे जाते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वहाँ से तलाश नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा है कॉमन सा प्रैक्टिस जो हमारे रिटेलर हजरात जो थोड़े से मुनाफे के लिए, वो ये नहीं देखते कि ये सिम जो है इसके बड़े ख़तरनाक नतीजे होते हैं, क्योंकि जितने भी संगीन जुर्म होते हैं जिनमें फ़ोन इस्तेमाल होते हैं वो ये सिम्स होती हैं। अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड ना हो जी तो उसको सिम नहीं मिलेगी? नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। जब तक वो पाकिस्तान में एज ए फॉरनर है तो वो सिम नहीं ले सकता, जब तक कि उसकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगी। ये जो दहशतगर्दी की एक वेव को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल किया गया, उसके पीछे सबसे बड़ा अमल दखल इसका एक ये भी था कि फेक सिम्स और इनको कंट्रोल किया गया था। क्योंकि आप देखें जितने भी ये ब्लास्ट और ये सारी एक्टिविटीज़ होती थी, इनमें ये कनेक्शंस यूज़ होते थे, रिमोटली इनको ट्रिगर किया जाता था इनकी मदद से, और जो वारदात होती थी उसमें जो आपस में नेटवर्किंग होती थी इन्हीं सिम्स की मदद से होती। तो एक बड़ा सीरियस ऑफेंस है, और इसमें इसको फर्स्ट टाइम ही इसी एक्ट के तहत इसको एक ऑफेंस बनाया गया, और इसकी सज़ा भी 3 साल तक है, जिसमें और इसके साथ जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है अगर आप ये बेच रहे हैं। तो आप किसी की आइडेंटिटी नहीं चुरा सकते, तो चुराना भी जुर्म है, किसी को सिम बेचेंगे तो ये भी जुर्म है। किसी के कॉल या मैसेजेस या व्हाट्सएप अकाउंट तक कोई बग़ैर इजाज़त के रसाई हासिल करता है और वहाँ पर मैसेजेस को एक्सेस करता है, तो कानून में इसके लिए क्या दादरसी या क्या सज़ा उसके लिए? सर, अगर कोई भी शख्स आपकी इजाज़त के बगैर, जैसे आपने देखा होगा मोस्टली सुनने में आया है कि कॉल टेम्परिंग्स हो रही होती हैं या आपके मैसेजेस ट्रेस किए जा रहे होते हैं, आपके व्हाट्सएप, एक डुप्लिकेट व्हाट्सएप आपका वो वेब पर भी ऑन हो जाता है, आपकी स्क्रीन को हम डिटेक्ट करके जो ऑन होता है या टेम्परिंग से ऑन करें, या आप किसी भी ऐसी वेबसाइट से या बहुत से ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं हम डिफरेंट चीज़ें जिनसे हम डुप्लिकेट्स ऑन कर लेते हैं, तो उनकी 3 years से 5 million तक की सज़ा है, मतलब 3 साल से लेकर 5 million तक का उसके ऊपर फाइन इम्पोज। 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। 3 साल की सज़ा भी, अगर कॉल टेम्परिंग वगैरह, जी बिल्कुल, अगर कॉल टेम्परिंग वगैरह है आपके हैंडसेट या सेलुलर फ़ोन्स वगैरह में, तो उसमें 3 साल और 1 million है।
और अगर आपके मैसेजेस के साथ कोई इस तरह से कर रहा है या उनकी ट्रेसिंग कर रहा है या कुछ भी छेड़खानी हो रही है तो उसकी 2 years and 5 million सज़ा है। वो 2 साल की सज़ा भी हो सकती है और वो 5 million खाली फाइन भी हो सकता है, और वो दोनों भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। अगर बीवी अपने शौहर के मोबाइल की रसाई मैसेजेस की या फ़ोन कॉल्स की हासिल कर ले, उसको भी सज़ा होगी? बिल्कुल, उसके पास ये लीगल राइट मौजूद है कि वो अपने हस्बैंड की लीगली जी बिल्कुल वो कर सकती है, वो कर सकती है। शौहर नहीं कर सकता। शौहर भी कर सकता है। हस्बैंड वाइफ तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट अगर कोई भी और घर का बंदा है या कोई बाहर का बंदा है, या हमारे कजिन्स अक्सर शरारतन ऐसी हरकत करते हैं कि व्हाट्सएप वेब खोल लेते हैं, तो आपके पास समटाइम्स नोटिफिकेशन आता है, बट बहुत से लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है, ठीक है। और बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप मैसेजेस भी आप ट्रैक कर सकते हैं, तो वो एक संगीन जुर्म है। वो सज़ा भी उस पर हो सकती है और उस पर जुर्माना भी हो सकता है। इस सारे कानून के अंदर एक वर्ड बड़ा बोला गया, अनऑथराइज्ड यूज। जब निकाहनामा पे साइन कर दिया तो ऑथराइजेशन मिल गई, लिहाजा ही उससे मुबर्रर बीवी को डबल मिल गई, बीवी को डबल मिल जाती है। थैंक यू फॉर आपके बारे में कोई जाली प्रोपेगेंडा शुरू कर दे या आपकी सोशल मीडिया पर इज्जत उछाले तो इसके खिलाफ भी क्या कोई कानून मौजूद है? और मीडिया पर किसी की शख्सियत पर तनकीद भी क्या इसी ज़ुमरे में आएगी? देखिए, वो डेफेमेशन हम सब ने सुना हुआ है कि किसी के भी बारे में अगर आप कोई डेफेमेटरी कोई बात करते हैं, कोई स्पीच देते हैं, जी तो आप उसके आप यहाँ पर भी हमारे पास भी डेफेमेशन का एक्ट मौजूद है, और बाहर भी बहुत ज़्यादा सीरियस इसे समझा जाता है कि क्राइम है कि डेफेमेशन, आप किसी के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की बात ना करें। और लेकिन ये है कि अगर ये जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो गया है, अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर कर दिए तो फिर ये साइबर के ज़ुमरे में आ जाएगा। बस यही कि आप किसी को डिफेम कर रहे हैं, अब आपने इंटरनेट के थ्रू कर दिया, फेसबुक पे जाके आपने अपने कोई स्टेटस ऐसा लगा दिया किसी के ख़िलाफ़, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कोई इस तरह की कोई बात कर दी है, तो फिर साइबर क्राइम के उसमें आ जाएगी, और उसमें आपको फ़ाइन भी हो सकता है, आपको सज़ा भी हो सकती है, और साथ दोनों चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं इसके अंदर। ये जो पॉलिटिकल कैंपेन्स चलती हैं जिसमें कि शख्सियात मशहूर को लेकर के उनको एक दूसरे जो हैं और नीचे एक पूरी फिर वो जो है कमेंट्स होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे सर? अगर तो आप सोशल मीडिया पे कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, जिसमें अभी जो साथ बात कर रहे थे, इसके लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट ये है कि इन्फॉर्मेशन गलत होनी चाहिए और वो इस तरह से होनी चाहिए, आपके इल्म में होनी चाहिए कि जो आप ये बात फैला रहे हैं ये गलत इल्ज़ाम आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, और आप सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं, यानी कि जिसमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ हो रहा है वहाँ पर आप बात कर रहे हैं, तो फिर तो ये जुर्म के ज़ुमरे में आता है। लेकिन एक जो दूसरी एक्सेप्शन दी गई वो ये है, जो मीडिया हाउसेज है जो कि ब्रॉडकास्ट एक्ट के तहत 2002 के तहत रजिस्टर्ड है, उन पे जिस तरह हम देखते हैं कि डिबेट शोज़ और एक दूसरे के ऊपर तनकीद और ये मामला चल रहे हैं, उनको ये एक्सेप्शन दी गई क्योंकि इस तरीके से वो किसी हद तक उनके कंट्रोल है, पैमरा मौजूद है, उनके ऊपर जो है दूसरे लॉज मौजूद हैं, उनको एक्सेप्शन दी गई। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर गलत तौर पे कोई कीचड़ उछाल रहे हैं जिसका कोई नहीं है और आप झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको कर रहे हैं, तो फिर आप साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आएंगे और फिर वो आपको बिल्कुल करेंगे। बुलिंग जिस तरह से होती है, तो साइबर बुलिंग या ट्रोलिंग ये इसी जुर्म के ज़ुमरे में आएगी। अगर आप ये कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं और किसी की मॉडेस्टी को हिट कर रहे हैं, उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल आपको सामना करना पड़ेगा। वो चाहे तो आपके खिलाफ कंप्लेंट लॉक कर सकते हैं। डिग्निटी ऑफ अ मैन शैल बी इनवायलेबल राइट ऑफ अ पर्सन। आप किसी की मैन, हाँ जी, इंक्लूड्स वुमेन, इंक्लूड्स वुमेन, ही इंक्लूड्स शी, ही इंक्लूड्स एवरी ह्यूमन बीइंग। तो इसके अंदर ये है कि आप किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करें और वो बोनाफाइड हो, प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म हो, सही हकाइक के ऊपर मबनी हो वो क्रिटिसिज्म, तो वो इस चीज़ की एक्सेप्शन में फॉल करता है। लेकिन आप किसी के ऊपर बेजा तनकीद कर रहे हैं, आप उसे बुली कर रहे हैं, ट्रॉल कर रहे हैं, आप इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर देखते हैं कि आए दिन न्यूज़ चैनल पे चल रहा होता है, फ़लाँ ने फ़लाँ को हद के इज़्ज़त का नोटिस भेज दिया, इतने जुर्माने का नोटिस भेज दिया, या दावा कर दिया हद के इज़्ज़त का, डेफेमेशन का सूट फाइल कर दिया है। तो वो यही है कि अगर आप किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे या गलत इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे जिससे उसकी रेप्यूटेशन, उसकी डिग्निटी के ऊपर ख़तरा आएगा या कोई सवाल उठेगा, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसके ख़िलाफ़ दावा दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो तब आप साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आ जाएंगे, वो जुर्म भी बन जाएगा। हो या आपकी अपनी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ रहा है या आपकी लाइफ पे फ़र्क पड़ा है, तो ऑब्वियसली वो
हर ऐसा एक्ट जुर्म के जुमरे में आ जाता है और उसके ऊपर सज़ा भी है और फाइन भी है, और बोथ डिपेंडिंग ऑन द नेचर। किसी शख्स को बदनाम करने के लिए अगर उसकी कोई बेहुदा पिक्चर्स या उसकी वीडियोस अगर लीक की गई हैं तो उसके बारे में कानून क्या कहता है? ये इसको हम कहते हैं कि मोडेस्टी के ऊपर किसी शख्स की मोडेस्टी के ऊपर आपने ऑफेंस कमिट किया है। आपने फ़ोटोशॉप, हम बहुत सुनते हैं वर्ड कि जी ये मेरी तस्वीर एडिट कर दी गई है, ये मेरी वीडियो एडिट कर दी गई है, लेकिन वो तस्वीर और वो वीडियो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर दिखाई जाए तो आप जुर्म के अंदर फॉल करेंगे, जो के अंदर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में बताए गए जुराइम हैं। और आपके पास कोई किसी की तस्वीर मौजूद हैं इस तरह की और आप उसको इंड्यूस कर रहे हैं, आप उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी करे आपके साथ या किसी और के साथ, आप किसी को इंड्यूस मजबूर कर रहे हैं, तो तब भी आप जुर्म कमिट कर रहे हैं और इसकी सज़ा जो है वो 5 साल है। लेकिन यही आप मोडेस्टी अगर आप किसी की माइनर की पामाल कर रहे हैं तो फिर इसकी जो सज़ा है वो 7 साल हो जाती है। तो माइनर को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया और उसके ख़िलाफ़ अगर कोई जुर्म होगा तो उसकी सज़ा ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। उससे वैसे नहीं डील किया जा रहा जैसे आम एक एडल्ट पर्सन को डील किया जा रहा है। जी नदीम साहब, आप प्लीज़। अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन को ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग का और उनको फॉलो करने का जो है निशाना बनाया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाती है। इस बारे में ये कानून क्या कहता है और क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है, क्या सद्देबाब अवेलेबल है? बिल्कुल ऐसा है, ये आजकल बहुत आम हुआ है कि वुमेन को स्टॉक किया जा रहा है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल साइट्स हैं, उनके सोशल हैंडल्स हैं जो पब्लिक एज अ पब्लिक फिगर स्पेशली जो काम कर रही हैं, या बहुत से ऐसे वुमेन ग्रुप्स हैं, एम्पावरमेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो लड़कियां चला रही हैं, एज एडमिन्स काम कर रही हैं, तो उनकी बहुत सी चीज़ें ओपन होती हैं। हम बहुत से अक्सर देखते हैं फेसबुक के ऊपर जो वुमेन ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर अपनी पिक्चर्स भी अपलोड हो रही होती हैं, डिफरेंट थीम्स चल रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन्स चल रहे होते हैं, वहाँ पर पिक्चर्स अपलोड हो रही होती हैं, फैमिली वीडियोज़ अपलोड हो रही होती हैं। तो उनको स्टॉक करना, या आप किसी के भी फ़ोन को स्टॉक कर रहे हैं, या आप किसी का इंटरनेट यूजेज स्टॉक कर रहे हैं, नॉट ओनली वुमेन, इट्स अबाउट एनी पर्सन, आप उनकी इंटरनेट यूजेज स्टॉक कर रहे हैं या उनकी फ़ोन यूजेज स्टॉक कर रहे हैं, उनके सोशल मीडियाज़ को स्टॉक कर रहे हैं, तो इसमें 3 साल जो है वो सज़ा है और 1 मिलियन तक की इसमें फ़ाइन है। और अगर ये स्टॉकिंग और सब कुछ एक माइनर के ख़िलाफ़ किया जाए तो उसकी 5 इयर्स की सज़ा है और 10 मिलियन तक की उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज हो जाता है। कवानीन तो सख्त हैं और उम्मीद है कि ये डेटरेंट भी साबित होंगे, क्योंकि बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ख़वातीन को हरासा करना, बल्कि लोग माइंड कर जाते हैं कि जी मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तो उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं की। सर, ये बिला वजह किसी के कंसेंट के बगैर आप किसी की पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उनकी वीडियोस कोई बना रहे हैं, उनको किसी को पास ऑन कर रहे हैं, या ख़ुद भी आप बना रहे हैं बगैर किसी से पूछे, अगर आप किसी की पिक्चर भी बना रहे हैं तो इट इज़ एन ऑफेंस। और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे की औरतों को ये पता नहीं है कि इसके ऊपर एक्ट किस तरह किया जाता है या इसकी सज़ा क्या है। ये बहुत आम चीज़ है कि आप बैठे हुए देखिए कि कोई भी आपको एक नया बंदा मिलता है तो आप सबसे पहले सोशल मीडिया पे उसको स्टॉक करते हैं, आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए विदाउट द कंसेंट, इंस्टेड ऑफ कि आप उससे पर्सनली पूछ लें या आप उससे थोड़ी सी बातचीत करके आप उसके साथ उसका शेयर कर लें उसकी इन्फॉर्मेशन, हम स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। हम फेसबुक के ऊपर देखेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर देखेंगे, लिंक्डइन पे देखेंगे, डिफरेंट सोशल मीडियाज हैं, फिर उनके काम से रिलेटेड वेबसाइट्स को स्टॉक करना शुरू कर देंगे हम। तो दीज आर ऑफेंसेस, किसी की कंसेंट के बगैर आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, फिर वो आप किसी से शेयर कर रहे हैं। यस, उन्होंने तो पब्लिक की हुई है, वो फिल्टर लगा लेते, वो फ्रेंड्स ओनली कर लेते, वो मी ओनली कर लेते, उन्होंने तो पब्लिक एक चीज़। सर, अगर आप आगे किसी से शेयर नहीं कर रहे मेरे ख्याल से तब तक तो वो ठीक है, क्योंकि अगर वो खुद आपको दिखाना चाह रहे हैं, उन्होंने पब्लिक की हुई प्रोफाइल, तो वो फिर आपको सर देखें, एक पब्लिक चीज़, तो एक पब्लिक फिगर जो होता है वो तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन खुद दे रहा होता है ना, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे औरतों की बात अभी की कि औरतों को स्टॉक किया जा रहा होता है। कोई भी औरत का आपको अकाउंट पब्लिक इस तरह से नहीं मिलेगा जो पर्सनल उसके अंदर डाटा मौजूद हैं या पिक्चर्स हैं या वीडियोस हैं। खातून है वो, आप यहाँ देखें पाकिस्तान में वो जो तस्वीर की जगह ना पाँव की तस्वीर लगी या हाथ की तस्वीर। सर दिस इज वन ऑफ द रीजंस। एक तो ये,
दूसरा ये है कि अगर आप उनकी प्रोफाइल पे फेसबुक की बात कर लेते हैं, अगर आप उस पर चले गए हैं तो वो फिल्टर्स लगा सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल तस्वीर ऐसे। जो है ये सब देख सकते हैं, ये जो है फ्रेंड्स ओनली देख सकते ये हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए चाहिए। हैं, बट हमें एक्चुअली पता नहीं है, हम इस बारे में जानना नहीं चाहते हैं, हम थोड़ा स्टडी नहीं करते हैं, जो नए लॉज आते हैं उनके ऊपर थोड़ी ध्यान नहीं देते हैं, तो इस वजह से हम लोग ऑब्वियसली इनका निशाना भी जो बनते हैं। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होती हैं जो जी, बिल्कुल। इनकी वजह तरफ से आती हैं, बिल्कुल। वो इतने फाइन प्रिंट में लिखी होती हैं कि अगर आप उस वक्त चाह रहे होते हैं कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं तो आप नीचे एग्रीड कर देते Agreed हैं, कर देते हैं। फिर आप जी बगैर पढ़े दे देते हैं। कि ये गिला हो सकता है कि आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स या बाकी चीज़ें आप प्राइवेट उसे कर दें ताकि लोग देख ना सकें, लेकिन सर ये याद रहे कि अगर फिर भी किसी ने इलीगल ऑफेंस कमिट किया तो ही विल बी हेल्ड लायबल। Yes. मेरी गाड़ी मुझे लॉक करनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर वो खुली है और फिर भी किसी ने चोरी की है तो चोरी की सजा उसे फिर भी मिलनी है। आप उसे गलत कहना चाह तरीके रहा से था यूज कि कर रहे अगर हैं। आपने उनकी तस्वीर है पब्लिकली है, ठीक है, उन्होंने देखने के लिए की हुई, लेकिन उसका ये राइट तो नहीं कि आप उसको अपने गलत पास तरीके सेव से करें और आगे इस्तेमाल उसको स्प्रेड करना शुरू कर दें, या आपने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने आपको डिक्लाइन कर दिया, एक दफ़ा तो पब्लिकली हो गया, बार बार उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बार बार उनको पोक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो करने का इख्तियार नहीं, आप देख सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं। तो जुर्म जो है वो बदलता जाता है जैसे जैसे उसकी नौयत बदलती है। आपने भी हदूद और क़यूद में रहना है। अगर उन्होंने पब्लिक किया हो तो सिर्फ देखने की हद तक किया, इस बात का नहीं दिया कि आप इश्तिहार हर जगह पे लगा दें उनके। प्लस आपने देखा फेक अकाउंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, डुप्लीकेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और ऊपर पिक्चर्स उनकी होती हैं, नीचे कोई भी नाम कोई और होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक बात की कि मर्द हजरात बहुत से औरतों के नाम पर वहाँ पर मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली दुनिया में ये इतनी खातून नहीं है जितनी फेसबुक के ऊपर औरतें। सर आपको याद होगा एक पोक होती थी पहले फेसबुक के ऊपर, आप किसी को भी पोक कर सकते थे, अब वो ऑप्शन ख़त्म कर दिया। हाँ, वो क्योंकि जिन लोगों को वैसे आदत थी वो चले फेसबुक पे पोक करते सही। अच्छा, अभी हम बच्चों की फोहिश तस्वीर या वीडियोस जिसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहते हैं, पाकिस्तान में भी कसूर में भी ये वाक़या हुआ था, मैंने अभी जिक्र भी किया था, तो इसके ऊपर क्या कवानीन हैं साइबर क्राइम के हवाले से और क्या दादरसी होती है या नहीं? इसका अहाता भी इसी कानून में किया गया, ख़ासतौर पे जब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ज़रिए इसको ये वीडियोस जो स्प्रेड की जाती हैं जिसमें की जाती हैं, बाकायदा तौर पे डिफ़ाइन किया गया किसी भी जो माइनर है उसका कोई भी ऐसा वीडियो आपने बनाई है या आपने फैलाई है, आपके पोजेशन में है और उसकी मर्ज़ी ना मर्ज़ी का कोई मामला नहीं है, माइनर है और आपके पास उसका है, तो आप इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। इस कानून के अंदर आपको इस अंदाज से मैं आपको बता दूं कि बाकी जो जराइम हैं उनमें कहा गया कि ये दौराने जो केस है ये बेल पे रहेगा, बेल वेल ऑफेंसेस डिक्लेयर किए गए, लेकिन इस जुर्म को नॉन बेलेबल कहा गया और इसमें जो नॉन बेलेबल कहे गए वो पूरे का पूरा केस जेल में रहते हुए लड़ता है, उसको ज़मानत की हक जो है ख़त्म कर दिया गया। ख़ास तौर पे इस केस के अंदर 7 साल सज़ा रखी गई, जुर्माने की जो है एक बहुत बड़ी हैवी फ़ाइन इम्पोज करने की इसकी लिमिट जो है कोर्ट के पास इख्तियार है, और प्लस ये कहा गया कि ये नॉन बेलेबल होगा और डायरेक्टली कॉग्निजेबल होगा। अथॉरिटी जो है वो खुद से इसकी कॉग्निजेंस ले सकती है जैसे उनको पता चलेगा। बच्चे की मर्ज़ी शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है, आपके पास कोई ऐसा कंटेंट निकलता है जो आपके पोजेशन में है और आपने उसको रखा हुआ है तो आप इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम मैसेजेस आते हैं जो कि फेक, जिस तरह बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के आगे जीतो पाकिस्तान या और भी इस तरह के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कहते हैं आपका इतने का इनाम निकले, आप ये करें, तो इसके लिए क्या मतलब कानून के अंदर चीज़ मौजूद है? सर आप जिस तरह कह रही हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मैसेज आते हैं, उसके बाद जीतो पाकिस्तान से भी आते हैं, अक्सर लोग लड़कियों के नाम से मैसेज कर देते हैं आपको कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरे नंबर पे इतने का इजी लोड करा दे, लोग करवाते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये जुर्म है। और कंपनीज़ आप देखेंगे बहुत सारे होते हैं, आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप अपनी टैंकी साफ़ करवा लें और उसका एक मैसेज आ रहा होता है, AC के मैसेजेस आते हैं। ये सारे जो है ये मैसेजेस इनके ऊपर सज़ा है, बिल्कुल फ़ाइन भी है, और इसके ऊपर एक ऑप्शन है कि अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं आप इन्हें एक अनसब्सक्राइब की ऑप्शन होती है। अगर यही मैसेज के अंदर आपको आए और आप अनसब्सक्राइब दबा दें कि आप अगर ये मैसेज नहीं देखना चाहते हैं तो 3 या 2 दबा के अनसब्सक्राइब कर दें, तो वो उस हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह किसी को भी मैसेजेस करी जा रहे हैं तो वो नहीं, और स्पैम मैसेजेस हो जाएगा। और उसके अलावा
आपको पहले इन्होंने एक शुरू किया था कि अगर आप 50 से ज़्यादा SMS एक वक्त पे करते हैं तो आपकी सिम ब्लॉक हो जाती है। तो वो फिर उन्होंने इसी वजह से किया था कि जो लोग बहुत सारे नंबरों पे ये मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देते हैं, और उसके अंदर आपको लोग परेशान होते हैं, रात को 12-12 बजे मैसेज आ रहे हैं। उन्होंने कहा अगर 50 से ज़्यादा कोई भी SMS भेजेगा तो उसकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। और अगर दिन में भेजें तब ठीक है? सिर्फ दिन में भी ब्लॉक कर दी जाएगी, तारे नज़र आ जाएंगे, दिन में भी ब्लॉक हो जाएगी। जी बिस्मिल्लाह। इन तमाम जराइम को रिपोर्ट कहाँ किया जाता है और उनको रिपोर्ट करने का क्या तरीका है? जैसे बलीग साहब ने बताया कि इसके लिए एक अलहदा से एजेंसी है, क्योंकि ये फेडरल क्राइम्स हैं, फेडरल ऑफेंसेस हैं, इससे वफाकी हुकूमत डील करती है। तो इसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो भी वफाकी है, जिसे हम FIA कहते हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ये इसीलिए ही बनाई गई। बहुत सारे कवानीन हैं जिसमें जुरिसडिक्शन FIA की है। जो ऑफेंसेस हैं, बैंकिंग से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं या बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, आपके ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो भी उसके अंदर भी समहाउ आपका डिजिटलाइजेशन इन्वॉल्व हो जाती है। इसी तरह PICA जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, ये भी FIA की जुरिसडिक्शन में आता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा जुर्म कमिट हो जाए, स्पैमिंग हो जाए आपके साथ, या साइबर टेररिज्म हो रही हो, या आपकी कोई फेक प्रोफाइल बना ली गई हो, आपका डाटा लीक किया जा रहा हो, तो आपके पास रेमेडी है FIA को दरख्वास्त देने की, कंप्लेंट करने की। कंप्लेंट करने का तरीके दो हैं, एक ऑनलाइन है और एक ऑफ़लाइन है। आप ऑफ़लाइन ये है कि कंप्लेंट बनाते हैं, साथ जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो अटैच करके FIA की बिल्डिंग में चले जाते हैं और जमा करवा देते हैं और आपको एक डायरी नंबर मिल जाता है। दूसरा तरीक़ेकार है, इन्होंने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना दी है, जिसको इनका एक साइबर विंग है जिसको NR3C के नाम से जाना जाता है। nr3c.fia.gov.pk एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च करते हैं। वहाँ पे भी आप अपने जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो एनेक्स कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको डायरी नंबर मिल जाता है। आजकल कोरोना के दिनों में क्योंकि आपका मैनुअली कहीं पे आप जा नहीं सकते थे, आप पर्सनली कहीं अवेयर हो नहीं सकते थे, तो इन्होंने जो अपनी वेबसाइट है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया है। तो वहाँ पर भी आप कंप्लेंट लॉन्च करवाने के बाद FIR हो जाए, ऐसा नहीं है। FIA के अपने कवानीन हैं, उनका अपना इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, उनका अपना FIR दर्ज करने का तरीका है। वो आपकी कंप्लेंट लेने के बाद इंक्वायरी करेंगे कि जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं क्या वो सही हैं। आप एक दो दफ़ा उनके पास जाते हैं, आप अपने जो एलिगेशंस हैं कंप्लेंट के अंदर उनको सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि मेरे साथ इस मौके पर इस टाइम पर ये हुआ। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आपने अपनी कंप्लेंट के अंदर हर एक पर्टिकुलर डालना है, टाइम, डेट, प्लेस, आपने हर चीज़ डालनी है। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई लिंक, IP एड्रेस वगैरह आपके पास हो तो आपने वो भी इंक्लूड करने हैं ताकि आपकी एक एप्लीकेशन हो जाए, फुली corroborated एक आपके पास कंप्लेंट हो, जिसके ऊपर जब वो एक्शन लेने लगे तो आपको भी कोई मसला ना हो, ना ही FIA वालों को कोई मसला हो। हम एक जनरल सी एप्लीकेशंस बना लेते हैं कि फ़लाँ ने मुझे ये किया और वो लेके चले जाते हैं, जो कि स्टैंडिंग अपने लेग्स के ऊपर खड़ नहीं सकती कंप्लेंट। इन जुराइम जो भी हमने जुराइम की बात की है PICA के अंदर, 3 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसके अंदर नहीं हो सकती, नॉन बेलेबल कहा गया है, बाकी सारे काबिल ज़मानत जुराइम हैं। एक हमने साइबर टेररिज्म की बात की, उसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बताया, फिर हमने जो मोडेस्टी के हवाले से बताया था कि किसी की आपने इज़्ज़त को पामाल करते हैं और आप उसको सेक्सुअली इंड्यूस कर रहे हैं कि कोई एक्टिविटी करें, तो ये जुराइम हैं 3 जिनके ऊपर बेल नहीं मिलती, ज़मानत नहीं मिलती, और ये अथॉरिटीज़ भी हाई कोर्ट की मौजूद हैं जहाँ पे बेल रिफ्यूज़ हुई हैं मुल्ज़िमान को। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जहाँ तक बात की अभी पिछले बात हो रही थी कि आपको मैसेजेस वगैरह, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डाटा प्रोटेक्शन के कवानीन इतने सख्त नहीं हैं जितने बरतानिया के अंदर हैं। इनफैक्ट उन्होंने 2018 के अंदर डाटा प्रोटेक्शन एक्ट वो जारी किया और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टीज़ डाली गई कि अगर आपका डाटा लीक होगा, आप देखें आप किसी ब्रांड के ऊपर नहीं जाते, एथनिक है या कोई भी ब्रांड है, किसी का भी आप नाम ले लें, आप किसी पे नहीं जाते, लेकिन आपको उसके मैसेजेस आ रहे हो, वो कहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही होती है, वो इतनी पब्लिक हो चुकी है आपकी इन्फॉर्मेशन, इतने आपके नंबर्स, आपकी आइडेंटिटी इतनी ओपन हो चुकी है कि आपको कोई भी मैसेज कर सकता है। आप कहीं नहीं भी जा रहे, ये जितने भी हमने तो पाकिस्तान के नाम से बात कर ली या जैसे भी हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बात कर ली, तो ये तमाम जो नंबर्स हैं इनको हमारे जा रहे हैं। तो इसके लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि आपके नंबर्स, जहां सब कुछ प्राइवेट है, आपके नंबर्स, आपकी आइडेंटिटी भी प्राइवेट रहे।
देखिए ये बातें आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हैं, मगर मोबाइल हम कैरी करते हैं स्मार्टफोन्स, और उनमें हमने अक्सर अपनी लोकेशन ऑन की होती है। इसी तरह से जो एल्गोरिदम्स हैं गूगल के या और ऐसे जो इदारे हैं फेसबुक, वो स्टडी कर रहे होते हैं कि आप ज़्यादा क्या चीज़ गूगल करते हैं, आप कहाँ ज़्यादा जाते हैं। फिर आप देखें कि आपको तस्वीर, ख़बरें, ऐसा मवाद, एड्स भी वैसी आने लग जाती हैं, और फिर आपसे पूछते हैं कि आप फ़लाँ जगह गए, आपने क्योंकि ऑन करके दे दिया तो वो पूछते हैं जी ये जगह आपको कैसी लगी। ये जैसे जिस तरह ये इसने ख़ुद ब खुद शुरू कर दिया है बात करना, तो ये चीज़ें भी हैं। इसी ज़ुमरे में मैं आपसे प्रोग्राम के अख्ताम में पूछना चाहूँगा कि हम अपने राइट्स को सेफ़ गार्ड साइबर क्राइम से बच के कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास एहतियाती तदाबीर हैं, क्या सोच समझ के हम चलें, क्योंकि अब ये तो हर वक्त हमारे हाथ में है ही। देखिए, अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपने जो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे रिक्वायर्ड है। अगर आपने थ्रू ऑनलाइन करनी है तो एक बात जहन में रखें कि किसी के साथ अपना पासवर्ड किसी भी शक्ल में मत शेयर करें। जब आप पासवर्ड शेयर करेंगे और तो तब ये मसला होगा। सेकेंडली क्या होता है कि आपको बार बार ये इदारे कह रहे होते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को अपने अकाउंट्स के साथ सिंक करें। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसी कोई ट्रांजैक्शन होती है वो थोड़े नॉमिनल से पैसे लेके आपको SMS सर्विसेज देते हैं, आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आपका जो है अकाउंट कहीं पे लॉगिन हुआ है, या अगर वो किसी दूसरी डिवाइस पे लॉगिन हुआ है तो वो ख़ास तौर पे आपको प्रोटेक्शन का मैसेज भेजते हैं कि जी फ़लाँ डिवाइस के ऊपर आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है, क्या ये आप ही हैं। तो आपकी एक डबल सिक्योरिटी चेक ऑन होता है। ये वाले सिक्योरिटी चेक्स आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अपनी इन्फॉर्मेशन खुद से किसी के साथ शेयर मत करें। अगर आप स्मार्टफोन कैरी कर रहे हैं तो फिर मेक श्योर कि ये इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, हर कोई इसको ओपन ना कर सके, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि शेयर होना आपके लिए किसी फाइनेंशियल लॉस का बायस बन सकता है। तो जितनी आप अपनी इन्फॉर्मेशन सिक्योर करेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, उसको हैक करना उतना मुश्किल होगा। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होगी। आप ख़ास तौर पे आप देखते हैं कि आप फेसबुक के ऊपर ये मुख्तलिफ ऐप्स आती हैं, आप देखें जी आपने इस तारीख को क्लिक करें तो ये होगा, आप अपने चेहरे के बारे में क्या लेते हैं। बहुत सारी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, जब आप करते हैं तो वो आपसे एक मैसेज पॉप होता है आपको कि क्या आपके फ़ोन का डाटा जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप परमिशन देते हैं और आप अलाउ की ऑप्शन दबाते हैं। कुकीज़ का भी आता है। कुकीज़ का भी आता है। जब आप इसको अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली आपका फ़ोन एक्सेस होगा। अगर वो कोई गलत एप्लीकेशन है, कोई फ्रॉडुलेंट है उसके पीछे, तो आपका डाटा लीक हो जाएगा, जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए देखें कि ट्रस्टेड है, आपके साथ आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को अगर आप देख के इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है। फेसबुक पे आप लॉगिन करते हैं, आप लॉगिन कर देते हैं, एकदम से फिर से लॉगिन पेज अपेयर हो जाता है। बेसिकली आपको किसी ने भेजा होता है, आप दोबारा एंटर करते हैं तो उसकी स्क्रीन पे पासवर्ड शो हो जाता है। यूजुअली फेसबुक्स इस तरह हैक हो जाते हैं। और आप मोबाइल के अंदर हम लोग बहुत सी डिफरेंट, जिस तरह एक ट्रू कॉलर के नाम से एक ऐप थी, हम लोगों ने सब ने बड़ी डाउनलोड की और बाद में कंप्लेंट आने लगी जी फ़ोन ख़राब होना शुरू हो गया। वो आपका पूरा डेटा एक्सेस कर लेता है वो ऐप जो है। इस तरह की बहुत सी ऐप मार्केट में है जो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे देख सकते हैं। हम डाउनलोड कर लेते हैं, वो पहले पूछता है आपसे कि डू यू अलाउ, आप अलाउ कर देते हैं, उसमें आपके नंबर्स, आपकी पिक्चर्स, आपका वॉइस रिकॉर्डर सब कुछ अलाउ करता है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हम लोग बोलते हैं, अब मैंने फ़ोन ख़रीदा है, अभी नाम लिया ना गूगल जी, तो ये यहाँ एक्टिवेट हो गया। अब आप फ़ोन नया ख़रीदते हैं तो आप देखेंगे कि आप फेसबुक पे एड्स देख रहे होंगे ना, तो आपको आप ही के फ़ोन के मोबाइल कवर्स नज़र आ रहे होंगे। कहेंगे इन्हें किस तरह पता है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं इसके सामने, तो आप जो भी बोल रहे हैं वही चीज़ आपको नज़र आना शुरू हो जाती है इवेंचुअली आपके एड्स की शक्ल में या कहीं पे भी। सोच समझ के बोलना चाहिए। सिंगल्स के लिए अच्छा। तो अगर आप देखें कि गूगल, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं ये आपस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं। आप एक जगह पे कुछ अपलोड करें तो दूसरी जगह पे भी आया होता है। आप ये देखें कि फेसबुक की आपकी प्रोफाइल गूगल के थ्रू एक्सेसिबल है। और दूसरा ये है कि आपने जो बात की, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि ये जो हमारे जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं या हमारा गूगल है, ये इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है सिस्टम के अंदर ही। वो असेस कर लेते हैं कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। इसके ऊपर सेनेट, यूएस सेनेट ने मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ इंक्वायरी भी कंडक्ट की और उनका इंटरव्यू सारा इंक्वायरी हुई थी। जवाबात तशफ़ी बख्श नहीं थे। यही था कि वहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि आपका डाटा कितना प्रोटेक्टेड है। आप यहीं से देख लें कि आप फेसबुक पे कोई चीज़ डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन फेसबुक आपको 8 साल पहले की कहानी बता रहा होता है कि आप ये थे।
तो आपका डाटा प्रोटेक्टेड नहीं है। सर्वे के मुताबिक जब आपका मोबाइल या आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए तो विद इन 4 मिनट्स आप एक्सपोज हो जाते हैं, आपका डाटा नहीं रहता आपके पास और वो सबके पास चला जाता है जिन जिन को आपने अलाउ किया। तो तभी ये जो लाइसेंस एंड एग्रीमेंट है ना किसी भी एप्लीकेशन का, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग नहीं पढ़ते, हम एग्री करके आगे उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि उसकी एक्सेस कहाँ तक है, वो आपकी गैलरी तक भी जाता है, वो आपके माइक्रोफोन्स तक जाता है, कैमरा तक जाता है, हर जगह उसकी एक्सेस होती है। तो इन चीज़ों को गौर से देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा कुछ भी प्रोटेक्टेड नहीं है डाटा, चाहे वो लैपटॉप में हो चाहे वो मोबाइल में हो। ऑटो सिंक पे लगाया होता है, जैसे आपने देखा होगा गूगल फॉर्म फिलिंग्स होती हैं डिफरेंट एंट्रीज, और उसके लिए तो हमने ऑटो फिलिंग लगाई होती है। हम उसको एक बटन प्रेस कर देते हैं तो सारा डाटा खुद ही ऑटोमेटिकली उसके अंदर फीड होके आप उसको प्रोसीड कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इसको प्रोटेक्ट करना, हम इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। प्लस हम अपने ATM के पिन्स और अपने पासवर्ड्स को अलग अलग रखें। अपने जो हम सोशल हैंडल्स के पासवर्ड्स हैं उनको हम थोड़ा सा सख्त बनाएं, इंस्टेड ऑफ कि आप एक आम सा नाम लिख के 1 2 3 4, लोगों ने आम बहुत जनरली इस तरह से पासवर्ड्स रखे होते हैं, उसके अंदर हम कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर्स का हम जो है इस्तेमाल करें। और अपने ATMs वगैरह या क्रेडिट कार्ड, कुछ भी हमारे जो डिफरेंट प्लास्टिक मनी है, उसके पिन्स को हम डिफरेंट रखें अपने पासवर्ड से, और इन चीज़ों को अपने फ़ोन में सेव मत रखिए। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, जो हमें नहीं पता, हमने अपने लास्ट शो में भी जिक्र किया था कि आपके फ़ोन के अंदर जो हमारा डाटा होता है, हम जब अपना फ़ोन सेल कर रहे होते हैं तो हम इसको फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं। आपका वो डाटा रिकवरेबल है, इसको एटलीस्ट आप 3 टाइम्स आपको इसको डिलीट करना है वापस फीड। इसका तरीका ये है कि अगर आपने अपना फ़ोन बेचना है या किसी को और को देना है, अपनी फैमिली में ही बेशक देना है, तो एक बार अपना फ़ोन बिल्कुल खाली कीजिए, उसको फैक्ट्री रीसेट कीजिए, फिर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेस फालतू मेमोरी, जितनी इस फ़ोन की मेमोरी आपके फ़ोन की मेमोरी है उतनी मेमोरी दोबारा रीफिल करें, उसको डिलीट करें, फैक्ट्री रीसेट करें, अगेन फालतू मेमोरी ऐड करें, डिलीट करें, फैक्ट्री रीसेट करें। 3 बारी के बाद एटलीस्ट जाके आपका फ़ोन कहीं क्लियर होता है। अदरवाइज ये एक्सेसिबल है, वापस आ सकता है, रिकवर हो सकता है, और ये साइबर क्राइम में बहुत यूज़ होता है। आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, आपकी फैमिली की हिस्ट्री एंड ऑल, ये लोग स्टॉकिंग में उसके अंदर टेम्परिंग के अंदर या चेंज करके उनको यूज़ करते हैं। लास्ट चीज़ सर ऐड करना चाहूँगा, सजेशंस क्योंकि पुट की गई हैं। नेट कैफ़ेज़, यहाँ पे इंटरनेट कैफ़ेज़ का वैसे तो बिज़नेस सही है, जिसके पास इंटरनेट की रसाई नहीं है वो 20 रुपये 25 रुपये दे के इंटरनेट इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन आप वहाँ पे जो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे जो पासवर्ड्स डाल रहे होते हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई सोशल मीडिया आपका अकाउंट है, आप उसको लॉगिन करते हैं तो आपने हिस्ट्री अपनी पूरी रिमूव करके खुद लॉग आउट करके जाना है। आपकी ईमेल एड्रेस वहाँ पे ओपन होती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी थ्रू नेट कैफ़ेज़ कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि एक अननोन इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप अपने डाटा को एक्सेस ना दें, आप अपने पासवर्ड्स को एक्सेस ना दें। जो आपने लॉगिन करना है, आपके जो अपनी डिवाइसेस हैं, पर्सनल डिवाइसेस हैं, आप उनसे एक्सेस करें ताकि आपका डाटा प्रोटेक्ट रहे। और कहीं से कर भी रहे हैं तो एक काउंटर चेक ज़रूर रखें, रेगुलर काउंटर चेक रखना ज़रूरी है। पिछले दिनों में एक लड़के का रिश्ता है, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ लड़के का मोबाइल जो है वो अनलॉक करके हमें दे दें, हमें और ना लड़के से मिलना है ना उसकी और कोई जानकारी हासिल करनी है। तो ये भी आजकल एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। एक साहब थे, वो कहते हैं कि मेरी बेगम साहिबा जो हैं वो बहुत पहुंची हुई हो गई हैं, जब वो रात को सो रही होती तो उनकी चादर में से शुआएं निकलती हैं, पुरनूर शुआएं, तो वो पता चलता है उनका मोबाइल चेक कर रही होती है। फिर एक शौहर थे, उनकी आंख खोल के मोबाइल उनको रात को दिखाया जा रहा था, तो उन्होंने आयरिस पे अपनी सेटिंग की हुई थी, तो वो इस तरह था। कुछ लोगों की उंगलियां सहलाई जा रही होती हैं रात के वक्त, वो ये वजह नहीं होती, उनको फ़ोन ऑन करना है, फ़ोन अनलॉक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अंगूठा तो सारे इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंसेस लोगों के। और बहुत शुक्रिया आप लोगों को, आज के प्रोग्राम से कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर हासिल हुई होंगी। तो अपने दिमाग, आँखें, अंगूठे, सर, कान, हर चीज़ को संभाल के रखें, क्योंकि ये मीडिया का दौर है, ये साइबर वर्ल्ड का दौर है। सो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और आपकी कोई फीडबैक है, कोई सवालात हैं तो ज़रूर पूछिएगा। जो जस्टिस से हमारे एडवोकेट्स आपको यकीनन मालूमात फराहम करते रहेंगे। और
आपके लिए आसानियाँ फराहम करेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।